Hello everyone, welcome to the Manulo classes in the session of daily news analysis. Today is 13th of June 2024. You are watching with Naresh Sharma. So guys, we are going to revise our previous day session with the help of MCQs. And today I am not going to tell you the answers of these questions because I want to see that how many of you are participating in this knowledge sharing session every day. And now you have to answer these questions and I will discuss the answers of all these questions in the next day's session. So, who is going to be the next chief of the आर्मी staff from June 2024? So, आप reply करिए इसमें क्या इसका आंसर है. Question number 2. What is the purpose of recently passed resolution of UNSC regarding Israel-Gaza conflict? जो अभी यूनाइटेड नेशंस ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है. सो आपको बताना है कि इसका पर्पस क्या है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यूएनएससी रेजोल्यूशन. नाउ वी आर गोइंग टू हैव अनदर क्वेश्चन. हाउ मेनी मेंबर्स सपोर्टेड द यूएनएससी रेजोल्यूशन फॉर पीस इन गजा. सो अभी कितने मेंबर्स हैं उन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है which member of UNSC was absent from the UNSC resolution for Gaza and Israel region. Next question is which article of the Indian Constitution have provisions to prescribe the duties of the arresting authority to inform the ground of arrest. So क्या है, कौन सा आर्टिकल है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. Next question is question number 6, in which case the Supreme Court of India held that the ground of arrest must be given in writing to the accused as a matter of course and without exception. So which was the case? You have to comment in the comment box. आपको ये आंसर्स बताने हैं and I hope कि आप ट्राई करेंगे without seeing the Google, विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम गूगल, बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आस्क किए हैं आपसे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस डे सेशन से हैं. और आई होप कि आपने अगर कंसंट्रेशन के साथ में उस प्रीवियस डे सेशन में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे. सो आई विल डिस्कस द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन. सो एंजॉय दिस सेशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज करंट अफेयर्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अ recent tragedy of a fire incident that took place in Qatar, and in this incident around 40 Indians among 49 workers killed in a Kuwait inferno. यहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लग गई और उस फायर एक्सीडेंट की वजह से इंडिया के 40 इंडियंस की उसमें डेथ अब तक हो चुकी है, जो भी हमारे पास में डेटा है. और उसमें टोटल जो डेथ थी वो 49 थी. मे बी ये जो डेथ टोल है वो इंक्रीज हो जाए कल तक के सेशन तक, बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे जो लेबरर्स थे और वो अभी हॉस्पिटल में हैं और उनका जो है मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है. बहुत सारे ऐसे जो इंडियंस हैं उनकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है. ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आपका अल मंगाव डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? कुवैत का. और इसमें ज़्यादातर जो पीपल थे वो केरला से थे. तो उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है और इस तरीके से पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह पर ऐसी मीन्स टेक केयर नहीं किया जाता बिल्डिंग्स का या उनके जो है सिस्टम्स का. और इसमें इंडियन एम्बेसी ने एक हेल्पलाइन भी इश्यू की है. ये हेल्पलाइन है कि किसी का भी कोई नियर एंड डियर अगर वहाँ कुवैत में है तो इस हेल्पलाइन से वो हेल्प ले सकते हैं. आप इसे व्हाट्सएप के थ्रू भी और कॉल के थ्रू भी रीच कर सकते हैं. अभी गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपीज जो है एवरी फैमिली को देने का जो है हेल्प करने की अनाउंसमेंट किया है, जिसमें किसी का भी कोई पर्सन डिजीज हुआ है. अब आपको पता होगा कि गल्फ रीजन में इंडिया के बहुत सारे पीपल वहाँ पे वर्क करते हैं. ठीक है, तो ये वहाँ का एक इंसिडेंट था. सो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मीन्स सबके लिए हमारी तरफ से जो है गुड विशेस हैं कि वो जल्दी ठीक हो और उनकी सिचुएशंस अंडर कंट्रोल आए. नेक्स्ट न्यूज है कि फूड इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स इन अर्बन इंडिया. When we talk about the food inflation, it means that prices of the food products have been raised.
ये फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अगर प्राइसेस राइज होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो उसी को हम फूड इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब भी हम फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो मोस्टली वी हैव टू आइडियाज, वन इज रिटेल एंड अनदर इज होलसेल। सो इंडिया में जब इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है तो टू टाइप से हम उसको जो है कैलकुलेट करते हैं, एक तो रिटेल बेसिस पर और एक होलसेल बेसिस पर। होलसेल बेसिस वाला उतने एक्यूरेट डेटा नहीं देता, बिकॉज होलसेल में हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट के रेट में भी लो हो सकते हैं, बट एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द इन्फ्लेशन इज अंडरस्टूड व्हेन वी काउंट द इन्फ्लेशन एट द ग्राउंड लेवल। सपोज करो कि हो सकता है कि जो टोमेटो का रेट है, जब उसे फार्मर से परचेज किया गया तो 5 रुपीज पर केजी के होलसेल प्राइस पर वहां पर हमको देखने को मिला। बट यही जब टोमेटो आकर के रिटेल बेसिस पर अगर वो 40 रुपीज केजी पर केजी जा रहा है या 50 रुपीज पर केजी हो रहा है, तो यहाँ से पता चलेगा कि एक्चुअल में लोगों को क्या पे करना पड़ रहा है। तो होलसेल में और रिटेल में ये डिफरेंस है। अनदर इश्यू आता है कि जब हम इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं तो अर्बन इन्फ्लेशन एंड रूरल इन्फ्लेशन। सो अभी रिसेंट में हमारे पास में जो इशू आया है वो ये है कि इंडिया में इन्फ्लेशन कुछ मैटर्स में कंट्रोल तो हुआ है, लेकिन रिटेल प्राइस पर अभी कंट्रोल नहीं है। प्लस रूरल इंडिया में इन्फ्लेशन कम है जबकि अर्बन इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है। अगर इसके कुछ डेटा के बेसिस पर हम कंपेयर करें तो इंडिया का जो कंज्यूमर प्राइस है, जो हम रिटेल की बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन ईज्ड कम हुआ है, जो कि टू अ 1 ईयर लो। हम अगर लास्ट ईयर से इसको कंपेयर करें तो 4.75% है हमारा मई में, जो कि लास्ट ईयर अप्रैल में जो है 4.83% हुआ करता था। बट फूड प्राइस राइज रिमेन अनचेंज एट 8.7%। ये ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें तो उसमें कमी आई, रिड्यूस हुआ मई के मंथ में। लेकिन अगर हम फूड प्राइस की बात करें तो उसमें कोई भी हमको डाउनफॉल नहीं मिला कि फूड के प्राइसेस अभी भी इंडिया में हाई है। ठीक है, उसमें और अगर हम देखें तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, बेरिंग स्पाइसेस वेयर द इन्फ्लेशन रेट कूल्ड टू 4.3%। मसालों की अगर हम बात करें तो उसमें इन्फ्लेशन 4.3% रहा, द लोएस्ट लेवल इन द एटलीस्ट 2 years। प्राइस एंश्योर्स persisted for most food items। तो इन्फ्लेशन प्राइस जो स्पाइसेस थे उनका कम रहा। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द वेजिटेबल प्राइसेस, तो वेजिटेबल के प्राइसेस अराउंड 27.3% इंक्रीज हो गए, जबकि while the inflation rate accelerated for cereals जो होते हैं उनके लिए 8.7% इंक्रीज हुआ, एग्स वगैरह हैं उन पर 7.6% हाई हुआ, फ्रूट्स की रेट्स जो है 6.7% हाई हुए। ठीक है, तो फूड वगैरह इन सब की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन का ये इशू रहा। तो सबसे महंगा अगर कुछ हुआ तो सब्जियां हुई, वेजिटेबल्स के रेट काफी जो है इंक्रीज हुए, with prices rising 17.14% in May। Pulses have now completed a year of over 10% inflation। तो अगर दालों की बात करें तो लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो दालों का जो इन्फ्लेशन है वो 10% से ऊपर ही है लास्ट 1 ईयर से। इसको इसकी जो पैटर्न है उसको अगर हम देखें तो मीट एंड फिश की अगर बात करें तो उसमें भी राइज हुआ है 7.3% का। ठीक है, एडिबल ऑयल की हाँ अगर हम बात करें तो उसमें वो 6.7% हमें देखने को मिला है अभी, जो इट मींस ये रिड्यूस हुआ है ऑयल के प्राइसेस, जो फूड ऑयल है, एडिबल ऑयल है। हाँ, जबकि यही जो एडिबल ऑयल था उसका इन्फ्लेशन 9.4% रहा। फिर भी अगर हम बात करें तो आरबीआई के जो टारगेट होते हैं इन्फ्लेशन के वो 4% के होते हैं। लास्ट ईयर सेशन में भी शायद हमने डिस्कस किया था कि 4% में से ±2 का इनका टारगेट होता है कि 4% हमको रखना है, या तो वो 2% तक चला जाएगा या 6% तक चला जाएगा। लेकिन रिसेंट ईयर में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन जो है अपने टारगेट से ऊपर ही रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं Delhi's tanker mafia water wastage to blame for scarcity over summer। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जो वाटर का क्राइसिस दिल्ली में चल रहा है उसके लिए दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहा है, और वाटर का जो वेस्टेज हो रहा है बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। टैंकर माफिया का मीनिंग यहाँ पर क्या है? देखो, सपोज ये जो टैंकर क्या होता है कि पैसे लेते हैं और फिर पानी की सप्लाई करते हैं। सपोज करो कि ये एक कॉलोनी है और यहाँ पर नॉर्मल वाटर की सप्लाई होती है। अगर इस वाटर की सप्लाई को हम स्टॉप कर दें, रोक दें, तो लोगों की जो डिमांड है वो तो बनी रहेगी। अब होगा क्या, जो टैंकर माफिया है उस रीजन में टैंकर से पानी सप्लाई करते हैं,
कई बार क्या होता है कि जो टैंकर माफिया लोग हैं ये गवर्नमेंट के जो जो ऑफिसर्स हैं, जो दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली की गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उनके साथ में मिलकर के एक नेक्सस बनाते हैं और इनसे बोलते हैं कि इस एरिया की पानी की सप्लाई को कम कर दो या बंद कर दो या कम कर दो। तो उसके बेसिस पर ये क्या होंगे, ये अपने टैंकर लेकर के आएंगे और यहाँ पर टैंकर से पानी की सप्लाई करेंगे, कुछ चार्जेस इनसे लगाएंगे। या तो टैंकर के इसको पानी के चार्जेस ये पीपल से लेंगे, या फिर ये इस टैंकर से जो पानी की सप्लाई हुई इसके चार्जेस लेंगे दिल्ली गवर्नमेंट से। ठीक है, तो अल्टीमेटली इनको तो पैसा मिला। अब जो दिल्ली गवर्नमेंट से चार्ज लेंगे या यहाँ से चार्ज लेंगे उसका कुछ पैसा ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भेज देते हैं। इसमें वहाँ के लीडर्स एमएलए वगैरह ये सब शामिल होते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये एक छोटी सी बात हो रही है। इस तरीके से इनका एक बिजनेस चलता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये बताओ कि जो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, उसने अब तक क्या एक्शन लिया इन टैंकर माफिया के लिए और वाटर वेस्टेज को रोकने के लिए, आप बताओ। अदरवाइज हम आपके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे कि टैंकर माफिया और इस सब के लिए फिर हम दिल्ली पुलिस को जो है इसमें इन्वॉल्व करेंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, और वो फिर इन टैंकर माफियाज के अगेंस्ट में एक्शन लेगी। अब जो बार बार जो है दिल्ली गवर्नमेंट जो है आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ये बार बार ये बोलती है कि हमको हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस पर तो पहले ही हम ऑर्डर दे चुके हैं, इसमें हरियाणा का रोल नहीं। हिमाचल प्रदेश से अराउंड 130 के आसपास क्यूसेक्स पानी को जो है और एक्स्ट्रा रिलीज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भाई जब इतना पानी वहां से आ रहा है तो जा कहाँ रहा है पानी। तो ये इसका रिजल्ट आया कि बोले ये जा रहा है टैंकर माफियाओं के पास में और इसका हो रहा है बहुत ज्यादा वेस्टेज। ठीक है, आप अपने लोकल रीजन में बहुत सारे लोगों को पाएंगे कि वाटर की पाइप से जो रोड होता है उस पर पानी फैलाते रहते हैं, उसकी धुलाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एक न्यूज दैट इज ड्यू टू स्टार्ट बाय एनुअल एडमिशन। मींस अभी तक क्या होता था कि जुलाई और अगस्त वाला सेक्शन जो होता था उसी समय एडमिशन होते थे कॉलेजेस में। नाउ द यूजीसी हैज अनाउंस्ड, यूजीसी उसने अनाउंस किया है कि अब जो सारे के सारे जो ग्रेजुएशन लेवल के या हायर एजुकेशन लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक 1 ईयर में क्या कर सकते हैं, 2 बार एडमिशन दे सकते हैं। मींस एक सेशन हो गया जुलाई अगस्त वाला सेशन हो गया और एक सेशन हो गया उनका जनवरी से फरवरी वाला या मार्च वाला। मींस 1 ईयर में 2 टाइम्स एडमिशन होंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आने वाले नेक्स्ट सेशन से ट्वाइस ईयर एडमिशन स्टार्ट करेगी। हालांकि इस पर अपोजिशन किया है टीचर्स ने, टीचर्स की एक एसोसिएशन है। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि भाई एक बात बताओ, आप 1 ईयर में 2 टाइम्स एडमिशन स्टार्ट कर रहे हो, क्या आपके पास में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आपके पास में उतने टीचर्स हैं, क्या आपके पास में उतना मैन पावर है, क्या आपके पास में उतना स्टाफ है वर्क करने के लिए। बोला ये ओवरबर्डन हो जाएगा और इससे होगी दिक्कत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं टैकलिंग द फैटी लीवर डिजीज एपिडेमिक। इसको मैं आपको समराइज करके शॉर्ट में बताऊंगा कि ये जो साइंटिस्ट हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ठीक है, मुर्गन एन और अक्षय रॉय, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है काफी रिसर्च के बाद। इन्होंने फैटी लीवर के इश्यू को रेज किया है और ये कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक एपिडेमिक प्रॉब्लम है। ये मीन्स एक महामारी की तरह। मीन्स महामारी कैसे, जैसे कि कोविड-19 आया था पूरे वर्ल्ड को परेशान किया था इसने, वैसे ही हमको जो फैटी लीवर का इश्यूज है पूरे वर्ल्ड में उसको हमें बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देना होगा। इन्होंने इसके पीछे कुछ रीजन बताए हैं कि फैटी लीवर के रीजन क्या है। फैटी लीवर की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, फैटी लीवर होता है कि लीवर पर बहुत ज्यादा फैट जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा जब कलेक्ट हो जाता है तो उसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। इसके पीछे के उन्होंने रीजन बताए हैं कुछ, मैं आपको समराइज करके शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लेना। मेन रीजन उन्होंने बताया कि एक तो बहुत ज्यादा जो हम शुगर लेते हैं, ठीक है, वो शुगर क्या होती है कि जब उसको हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं करती तो लीवर में जो है कुछ एमिनो एसिड्स या जो है फैटी एसिड के रूप में लीवर पर कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, वो वहां पर होती है। प्लस लाइफ स्टाइल की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से हो रहा है कि लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे। ठीक है, प्लस उनकी जो फूड की हैबिट है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब इन्होंने एक बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये बताई कि देखो इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर होल जो है पीपल ऑफ इंडियन या पूरे वर्ल्ड के लिए। उन्होंने ये कहा कि फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम है वो सीरियस इसलिए है कि जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है
इसके अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो ये अर्ली स्टेज पर हमको नहीं मिलता। नो, यू कैन नॉट डायग्नोस इट इन ब्लड टेस्ट। मतलब जब तक आप ब्लड टेस्ट कराओगे, ये सब कराओगे, तो ब्लड टेस्ट में वो जो इश्यूज हैं, वो जो एंजाइम्स हैं, ब्लड टेस्ट में शो ही नहीं होंगे। और फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम है आगे चल करके सिरोसिस वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये एक एडवांस लेवल पर पहुंच जाता है, एडवांस डैमेज जब लीवर को हो जाता है, उसके बाद वो एंजाइम्स हमको ब्लड वगैरह में देखने को मिलते हैं। मींस तब तक तो इस लीवर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी होती है और वो एडवांस स्टेज की कंडीशन में पहुंच चुका होता है, डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि जब एडवांस लेवल में पहुंच जाता है तो लीवर कैंसर जैसी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बाद में फिर ये कह रहे हैं कि अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ज्यादातर हमको किन लोगों में देखने को मिल रही हैं? जिनका मेटाबॉलिक जो रेट है वो कम है, जिनको डायबिटीज है, ठीक है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, जिनकी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, जो एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करते, उनके फूड की जो हैबिट्स हैं वो ऐसी खतरनाक हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर उन्होंने कुछ डेटा भी दिया है तो भाई पिछले हम 2 इयर्स का अगर डेटा देखें तो 38.6% के आसपास लोगों में फैटी लीवर का इश्यू हुआ। प्लस फिर उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया कि अभी रिसेंटली जो है एक रिसर्च किया गया 50,000 पीपल पर अपोलो हॉस्पिटल में, कि वहां पर 33% ऐसे लोग थे जिनको फैटी लीवर का इश्यू था। लेकिन जब इनका जो है ब्लड टेस्ट वगैरह किया गया तो ये जो लीवर की प्रॉब्लम थी वो ब्लड टेस्ट में जो है रिकॉर्ड नहीं हुई, आया ही नहीं, रिकॉर्ड में पता ही नहीं चला कि इनको फैटी लीवर का इश्यू है। ये पता कैसे चलेगा? वो पता चलता है अल्ट्रासाउंड जब आप कराओगे एब्डोमेन का, तब वहां से पता चलेगा। और भी उसके बहुत सारे मीन्स स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह सब होते हैं कि जो हमारा पेट बाहर निकला हुआ है एब्डोमेन, उसका क्या इशू है, हमारे बॉडी पर उसका वेट वगैरह कितना है, उसके अकॉर्डिंग इन चीजों को कैलकुलेशन करके इसका अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। लेकिन लेटर स्टेज पर तो जब बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तब पता चलता है। सो इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि लोगों को क्या करना चाहिए, हम क्या कंज्यूम करते हैं उस पर ध्यान दो, और फ्रीक्वेंट अपनी चेक वगैरह कराते रहो, अपनी चॉइसेस को चेंज करो, लाइफस्टाइल की जो चॉइसेस हैं उसमें एक्सरसाइज वगैरह करो, स्ट्रेस वगैरह कम करो। और ये कह रहे हैं कि जो हैप्पी लाइफ का जो फाउंडेशन होता है वो गुड हेल्थ से स्टार्ट होता है। सो एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। नेक्स्ट हमारे पास में है, और ये है आपका पीएम टू अटेंड G7 मीटिंग। G7 की मीटिंग के लिए जो प्राइम मिनिस्टर है वो आज चले जाएंगे, और ये एक्सपेक्टेड है कि उनकी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उनसे मीटिंग हो सकती है। और कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं जस्टिन ट्रूडो, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनसे इनकी मीटिंग हो सकती है। आपको पता होगा कि कनाडा के साथ अभी हमारे रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं। ठीक है, इनकी मीटिंग और कहाँ का है, इटली में ये G7 की मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है, और वहाँ पर जो यूएन के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, वो वहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बाकी जब G7 की मीटिंग होगी उससे पता चलेगा कि इसमें क्या क्या मीटिंग्स में हुआ। बाकी इसमें अगर बात करूं तो विच वन आर द कंट्रीज एज मेंबर ऑफ द G7, तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, यूके है और यूएस है। पहले ये जो G7 है वो G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, जिसमें रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन था उस पर कंट्रोल कर लिया, तो तब से G7 से इसको रशिया को अलग कर दिया गया। ठीक है, अभी इसमें इंडिया के जो है अगेन फिर से इसको इनवाइट किया गया है, और मिस्टर मोदी विल बी अमंग द लीडर्स ऑफ 12 कंट्रीज। एक्चुअली इसमें टोटल 7 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ अदर कंट्रीज को एज ए इनवाइटी बुला लिया जाता है। अब उसमें जैसे अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, इजिप्ट, केन्या, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, इनको वहां पे बुलाया गया है। लेकिन एक चीज देखिए, आप चाइना को नहीं बुलाया गया है इसमें। ठीक है, तो चाइना को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें होने वाली है। प्लस बोला अभी जो यूरोपियन यूनियन है उसमें भी इलेक्शंस हुए हैं वहाँ की पार्लियामेंट के, तो कुछ नई चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसमें एजेंडा की अगर बात करें तो रशिया और यूक्रेन का एजेंडा मेन पर रहेगा, और इजराइल और गजा का जो वार है वो भी जो है मेन एजेंडा हो सकता है। प्लस यहीं से पीस समिट भी होने वाली है, यूक्रेन पीस समिट। इंडिया को उसमें इन्विटेशन है, बहुत सारे लीडर्स वहां पर पहुंचने वाले हैं स्विट्जरलैंड में। अभी इंडिया ने ये डिसाइड नहीं किया है कि कौन उस मीटिंग में हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करेगा एंड किस लेवल पर इंडिया उसमें
जो है अपना पार्टिसिपेशन जो है रिकॉर्ड करवाएगा। ठीक है, तो ये अभी जो है बाद में क्लियर हो जाएगा कि इंडिया का क्या रोल उसमें रहने वाला है। फिर हमारे पास में एक स्टडी रैंक्स इंडिया सेकंड इन नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। वर्ल्ड के इसमें टॉप 2 प्रोड्यूसर कौन कौन है जहां से बहुत ज्यादा एमिशन होता है? तो फर्स्ट नंबर पर आता है आपका चाइना, और सेकंड नंबर पर जो है चाइना फर्स्ट रैंक पर आता है, और जो इंडिया है वो आता है सेकंड नंबर पर। तो मीन्स वर्ल्ड के सबसे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड एमिट करने वाले 2 कंट्रीज हैं, इंडिया और चाइना। इसमें चाइना वर्ल्ड की 16% नाइट्रस ऑक्साइड को एमिट करता है, जबकि इंडिया 11% को एमिट करता है। जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये और चिंता करने की बात है, बिकॉज नाइट्रस ऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में लॉन्ग टर्म तक रहती है, जबकि CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है, जो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है वहां पर ये यूज हो जाती है। तो साइंटिस्ट बार बार ये बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड को इस पर बहुत जल्दी एक्शन लेना होगा, बिकॉज ये फिर आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, उसको इंक्रीज कर देगा। वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा जो अमोनिया या इसकी नाइट्रस ऑक्साइड की बात करूं तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से आती है, और उसमें भी मेन हम बात करते हैं कि जो यूरिया वगैरह यूज होता है, जो फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, वो अपना बड़ा रोल इसमें प्ले कर रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड को एमिट करने के लिए। सो वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए कम्युनिटी हैव टू एक्ट विद सीरियस स्टेप्स, तो ये इन्होंने इसमें बताया। फिर है कभी रिसेंटली जब UNSC में एक रेजोल्यूशन आया था जो है वॉर को रोकने के लिए, इजराइल और हमास का जो वॉर था, तो लगा कि चलो अभी वॉर रुक जाएगा, लेकिन जो हिजबुल्लाह है लेबनान में, ईरान इसको सपोर्ट करता है, उसने अगेन फिर से इस पर अटैक कर दिया है इजराइल पर, और उन्होंने 160 जो रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो उन्होंने उस पर अटैक किया है। तो उसने इजराइल ने भी फिर उस पर अपना रिटेलिएशन दिखा दिया है। तो अभी ये जो वॉर है इजराइल हमास वाला रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या आगे टर्न आएगा। अनदर थिंग जो हमें इसमें और जो इम्पोर्टेंट है कि अभी रिसेंटली ताइवान में जो है इजराइल इसका चाइना का एक जो है नेवी का कोई ऑफिसर था, वहां पर घुस गया था उसने, और दूसरी जो बोट थी उसको हिट किया था, तो इसको कैप्चर कर लिया गया, इसको अरेस्ट कर लिया गया। तो चाइना ने ये बोल दिया कि भाई ये हमारी मर्जी से नहीं गया था, अपनी पसंद से ये गया था। हालांकि अब इस पर भी आने वाले टाइम में आर्टिकल्स आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में जो यमन के हुथीज हैं, उन्होंने फिर से किसी एक शिप पर अटैक किया है, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में। इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्यूशन दिखता नहीं रहा है हमको। नेक्स्ट है भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश किया है, और उन्होंने अपने डिफेंस बजट को 15% बढ़ा दिया, और ये एक बड़ी बात है। ठीक है, एक प्रॉब्लम वाली बात है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए, देखो जिस पॉपुलेशन के पास में फूड की प्रॉब्लम चल रही हो, ना उनके यहाँ रोड्स हो, ना क्लोथ्स हो, ऐसी प्रॉब्लम से जो सोसाइटी जो है फेस कर रही हो, वहां पर आप सारा का सारा बजट अगर डिफेंस की तरफ डाइवर्ट करोगे तो आपकी सोसाइटी को प्रॉब्लम होगी, और बहुत ज्यादा जो पॉवर्टी है पाकिस्तान में उसको उनको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, एक ये हमारे पास में आज के लिए न्यूज थी। अब हम चलते हैं टू समराइज दिस सेशन। सो guys, we are going to end this session to meet in the another session. So goodbye, take care.